कक्षा 10वीं विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन भाग 3 कराने जा रहा हूं। चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ। तो ये आपका मॉडल पेपर है, थर्ड है ये विज्ञान छगा कक्षा 10वीं के लिए। तो पहला प्रश्न चलते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले आता है इसमें खाने का सोडे का सूत्र क्या है। खाने का सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका सूत्र ये है NaHCO3। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा पूछा था। धावन सोडा ये होता है Na2CO3, धोने वाला सोडा जो होता है, जो कपड़े जिससे धोते हैं। आगे है प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक क्या है इसमें, देखो मैथिल रेड ये बनाया जाता है, मैथिल ऑरेंज ये भी बनाया गया है, फिनोफ्थलीन ये भी बनाई गया है, लेकिन गुड़हल जो है वो प्राकृतिक सूचक है। अगला है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किया है। सेम पर किया है, मटर पे किया है, चना पे किया है या गेहूं पे किया है। तो बच्चों आपको याद है मटर के दाने पर ही किया था, जिसमें पिंक कलर के और सफेद रंग के फूल थे। नंबर 4 है ये हासेन क्लेवर संयंत्र द्वारा उत्पादन करता है। किस चीज का उत्पादन करता है बच्चों, तो इसमें आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो यह है विरंजक चूर्ण का, इस विधि द्वारा विरंजक चूर्ण का उत्पादन किया जाता है। किसी बगीचे में जीवों की गणना 5567 घास के पौधे, 4453 झाड़ियां, 23 पेड़ व 7769 जंतु पाए गए। इस बगीचे का कुल प्राथमिक उत्पादन होगा, ये आपको बताना है कौन सा होगा। तो यह है बगीचे के समस्त वनस्पतियों का सम्मिलित जीव भार, ये होगा इसके अंदर। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं, जो कि रिक्त स्थान है ये, और 5 नंबर के क्वेश्चन है, एक एक नंबर हर एक कोई है। तो हर एक क्वेश्चन के दोनों ही पार्ट भरने पर भी आपको एक ही नंबर मिलेंगे। तो अमाशय में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम पेप्सिन होता है बच्चों, यहां ध्यान रखना, ये है पेप्सिन। एवं दूसरा क्या है इसमें, रेनिन होता है, ये रेनिन। अमाशय में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम पेप्सिन और रेनिन है। नंबर 2 है आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पोषी स्तर बनाते हैं। तो यहां क्या लिखना है आपको, पोषी स्तर, पोषी स्तर बनाते हैं। नंबर 3 है पेट की अम्लता दूर करने में का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखना बच्चों, एंटी एसिड या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। तो बच्चों ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। 5वां है प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर, ये टकरा करके है बच्चों, टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का क्या कहलाता है, ये परावर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये मैचिंग वाला है आपका, यानी कि उचित संबंध जोड़ना है। संबंध जोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चलते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 पे एथेनॉल है। ये एथेनॉल का जो सूत्र होता है वो ये है C2H5OH। तो ये पहले नंबर को जाता है आपका। इसके बाद दूसरा देखते हैं बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक बच्चों क्या चीज है, मेथेन है। ये सामने ही आपके दिखाई दे रही है, दूसरे नंबर पे है ये। नंबर 3 है विद्युत चुंबक बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है ये बताना है आपको। ये है नर्म लोहे का बनता है। तो ये आपका क्या है, तीसरा नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना 0 से लेके 100 तक होता है, यानी ई ऑप्शन इसका सही है। तो ये नंबर जाता है चौथे को। और नंबर है सभी पौधे, तो एक ही बचा हुआ है, वो है डी, और वो है उत्पादक, ये 5वें नंबर को जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को सही करके लिखना है। चलिए आगे देखते हैं 4 भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम लिखिए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो इमली है। इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है।
सेब है, सेब में मैलिकम पाया जाता है। सिरका है, सिरका में एस्टिकम पाया जाता है। और टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई दो उपयोग लिखिए। हड्डी टूट गई जो भी हो गया उसके जोड़ने में या प्लास्टर करने में, यानी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त प्लास्टर के निर्माण में होता है। पहला नंबर है इसका। दूसरा नंबर है मूर्ति और खिलौने बनाने के निर्माण में, जिस पर कि बैन लगता हुआ जा रहा है। और तीसरा इसका जिप्सम बनाने में है। तो ये 3 उपयोग है। हालांकि 2 पूछा तो 3 याद करके जाओ, तभी 2 मिलेंगे आपको यहाँ याद। चलिए अगला है, सौर सेल के 2 लाभ लिखिए। सौर सेल के तो बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं 2 ही लाभ की तरफ। सौर सेल द्वारा सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, जो प्रदूषित रहित होता है। नंबर 2, दूरस्थ गांव में विद्युत प्रदान करने के लिए सौर सेल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रंध्र के कोई 2 कार्य लिखिए। तो देखते हैं पहले स्टोमेटा के कार्य यानी रंध्र के कार्य। नंबर 1 है, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर होती है तथा खुलने एवं बंद करने होने वाली क्रिया द्वारा वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करती है। नंबर 2 है, गैस का आदान प्रदान करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपघटक किसे कहते हैं? तो उत्तर है ये अपघटक वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें अपघटक कहा जाता है। उदाहरण है जीवाणु एवं कवक। फ़ारेनहाइट तापमापी का चित्र बनाकर उच्चतम एवं निम्नतम पाठ्यांक को दर्शाइए। तो ये बच्चों बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आने की संभावना पूरी तरह से है। तो देखिए फ़ारेनहाइट तापमापी क्या होता है, ये 37 से शुरू होता है, 37 डिग्री F से शुरू होता है और 212 में खत्म हो जाता है। और बीच में ये जो 98.6 दिया हुआ है, ये मनुष्य का वह ताप है जिस पे वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है, यानी कि स्वस्थ पर्सन का ये ताप है, यानी फ़ारेनहाइट तापमापी इस तरह से काम करता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंधित किए। तो चलो देखते हैं वो दूरी, फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है? दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इन दोनों में संबंध भी देख लेते हैं। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2 होता है। R क्या है? वक्रता त्रिज्या, और F क्या है? फोकस दूरी है। नवा प्रश्न आ गया, ये चुंबक के 3 प्रमुख गुण लिखिए। 3 नंबर के प्रश्न शुरू हो गए हैं बच्चों। तो सबसे नंबर 1 है, स्वतंत्र चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण में दिशा में ठहरता है। इसके बाद जो है दूसरा है, उत्तर उत्तर व दक्षिण दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नंबर 3 है, उत्तर दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकता के 3 नियमों को लिखिए। तो उत्तर है इसका, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आनुवंशिकता नियम निम्नलिखित हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से नियम है इसके। तो सबसे पहले है प्रभाविता का नियम। किसी जीव में प्रत्येक लक्षण 2 कारकों द्वारा व्यक्त होता है। यदि ये कारक प्रकट होते हैं तो इसे प्रभावी, तथा जो कारक प्रकट नहीं होते हैं उसे अप्रभावी कारक कहते हैं। जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे में क्रॉस कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अतः लंबेपन का कारक TT है, कैपिटल TT। प्रभाव व बौनेपन का कारक स्मॉल TT अप्रभावी रहता है। दूसरा है पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारकों यानी जीवों के जोड़ों के कारक अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही एक युग्मक में जाता है। एक युग्मक के दोनों कारक एक साथ एक ही युग्मक में कभी भी नहीं जाते। इस सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार अनुवांशिकी लक्षणों के कारक परस्पर स्वतंत्र रहते हैं तथा स्वतंत्र रूप से अन्य सभी कारकों से संयोग करते हैं। द्विसंकर क्रॉस की
द्वितीय पीढ़ी में पीले रंग के बीजों के कारक गोल बीजों के कारक से साथ संयोग नहीं करता, बल्कि झुर्रीदार बीजों के साथ कारक के साथ संयोग करता है। 3 तत्वों का परमाणु संख्या जो है वो 5, 7 एवं 10 है। बताइए कि नंबर 1 कौन सा तत्व 18 वर्ग का है? तो ये है बच्चों परमाणु संख्या 10 वाला जो है वो 18 वर्ग का है। कैसे है? 2 है, 10 का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 आएगा और ये 8 हो जाएगा। तो 8 में हम क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे तो 8 और 10 कितना हो गया? 18 हो गया। तो ये 18वें में पहुंचेगा। नंबर चलते हैं, कौन सा तत्व 15 वर्ग का है? तो देखते हैं, ये परमाणु संख्या 7 वाला है 15 में। तो 7 वाले को देखिए, 7 का कितना करेंगे? 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो 5 में हम 10 जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा, यानी ये 15वें वर्ग का है। नंबर 3 है, कौन सा तत्व 13 वर्ग का है? तो देखते हैं जरा ये 13 वर्ग के लिए। तो 13 ये यहां पर जो है परमाणु संख्या 5 है, देखते हैं तो 5 वाला होगा आपका। तो कैसे है देख लेते हैं। 5 का जब निकालेंगे तो 2 और 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो 10 और प्लस 3 करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये 13 इसमें आ गया, यानी कि परमाणु संख्या 5 वाला। अब ये पूछा है ये सभी तत्व किस आवर्त के? तो हर एक में जो है 2 ही यहाँ पे दिखाई दे रहे कक्षाएं, यानी कि ये सभी तत्व द्वितीय आवर्त के हैं। सिरका किसे कहते हैं? इसका उत्पादन कैसे किया जाता है? तो ये उत्तर है बच्चों, एथिल अल्कोहल ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइकोडर्मा एस्टी जीवाणु द्वारा किण्विकृत होकर तनु एस्टिक अम्ल सिरका में परिवर्तित हो जाता है, जिसे सिरका कहते हैं। यह क्रिया शीघ्र सिरका विधि कहलाती है। तो उत्तर में आता है ये एथिल अल्कोहल है C2H5OH, इसका ऑक्सीकरण होता है माइकोडर्मा एस्टी जीवाणु में। ये बैक्टीरिया उपस्थित रहते हैं, इसे काहे में बदलते हैं? इसको बदलते हैं एस्टिक अम्ल में और जल में, यानी CH3COOH और H2O में। तो यहाँ पे भी लिख सकते हो आप CH3COOH और जल का अणु H2O। ये सीधा लिखे तो ज्यादा बढ़िया होगा। और ये क्या चीज हुआ? ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल या सिरका जिसको कहते हैं। तो सिरका ही लिख दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लो सिरका लिख देता हूं। तो ये सिरका है बच्चों, या एसिटिक अम्ल, एक ही मतलब है। चित्र जो है आपका एसिटिक अम्ल के निर्माण की सिरका विधि ये दिखा रखी है आपको। चलिए चित्र यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है ये। इसमें क्या होता है? तनु अल्कोहल का विलयन जो है यहाँ से डाला जाता है। अल्कोहल का मतलब होता है C2H5OH, और यहाँ पे जो है छिद्र युक्त टॉप इसका बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो ये सारे। इसके बाद ये लकड़ी की छीलन इसमें भरी होती है खूब सारी, ये जो दिखाई दे रही है ये। और ये लकड़ी का पात्र भी होता है, जो पात्र है हमारा लकड़ी का ही बना हुआ है। और वायु के लिए छिद्र होते हैं, जो कि ये दिखाई दे रहे हैं आपको गोल गोल, ये वायु के लिए छिद्र होते हैं। और सच्छिद्र तख्ता होता है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिससे छन करके ये सिरका नीचे की तरफ आता है, यहाँ से सिरका निकाल लिया जाता है और इसमें इकट्ठा कर लिया जाता है। तो यही दिया है इस विधि में, एक बाल्टी नुमा पात्र में जिसके निचले भाग में कोई छेद हो, पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन भरकर ऊपर से एथिल अल्कोहल का विलयन इसमें थोड़ा थोड़ा अमोनिया मिला हो, धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। इसमें अमोनिया सल्फेट बैक्टीरिया के भोजन के रूप में कार्य करता है। नीचे तनु एस्टिक अम्ल या सिरका एकत्रित होता जाता है। इस तरह प्राप्त अम्ल को जब कई बार ऊपर से डालते हैं तब एक अल्कोहल का ऑक्सीकरण पूर्ण न हो जाए, इस प्रकार एस्टिक अम्ल का सांद्रण भी हो जाता है। सिरे से अल्कोहल के निर्माण को निम्न बिंदुओं में समझाइए। नंबर 1 नामांकित चित्र, नंबर 2 विधि का वर्णन। तो चलते हैं बच्चों सिरे की तरफ। सिरे से अल्कोहल का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। इस विधि में किण्वन के साथ सिरा कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इस विधि में निम्न पद होते हैं। नंबर 1 तनुकरण कक्ष होता है, यहाँ सिरे को जल द्वारा 8 से 10% तक तनु कर लेते हैं। नंबर 2 है किण्वन कक्ष, यहाँ किण्वन क्रिया होती है, यह 2-3 दिनों में पूर्ण होती है। इस कक्ष में ईस्ट का भोजन अमोनियम सल्फेट NH4 H2SO4 व तनुकृत सिरा डाल देते हैं। परिशोधक स्तंभ में क्या होता है? यहाँ शुद्धिकरण होता है, उसका शुद्ध करते हैं। नंबर 2 है ये अगला नंबर 4 विश्लेषक
यहाँ विश्लेषण क्रिया होती है और वह बना हुआ ग्लूकोज जल भाप से क्रिया कर एथिल अल्कोहल निर्माण करता है। अगला नंबर आता है संघनित्र का। संघनित्र की क्रिया द्वारा 90% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे संघनित्र द्वारा संग्रहण पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। रासायनिक समीकरण है। नंबर 1 देखो, ये आपका क्या है, ये सिरा है, ये बच्चों सिरा है। सिरा जल से अभिक्रिया करता है, यानी सिक्रोज है। ये इन्वर्टेस एंजाइम ईस्ट में रहता है, तो ये तुरंत इसको क्या में बदलता है, ये ग्लूकोज में बदलता है। कुछ सिरा भी रहता है और ग्लूकोज में बदल देता है। तो ग्लूकोज को फिर से, ये ग्लूकोज है बच्चों, ग्लूकोज को जाइमेस एंजाइम ईस्ट द्वारा जो उत्पन्न होता है, ये इसको तुरंत एथिल अल्कोहल में बदल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जो कि बुलबुलों के रूप में निकलना शुरू होती है। इस प्रकार क्रिया के अंत में जो अल्कोहल प्राप्त होता है उसे वाष्प कहते हैं। वाष्प का आसवन कर 90% अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। इस अल्कोहल का परिशुद्धन कर शुद्ध अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसका चित्र जो है वो इस प्रकार होता है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे जल लिया गया है और सीरा लिया गया है, इन दोनों को यहाँ मिला देते हैं, यानी कि ये तनुकरण कक्ष हो गया। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर ईस्ट रखा होता है, यानी खमीर जिसको बोलते हैं। खमीर के उसमें जो बैक्टीरिया होती है उसको जिंदा रखने के लिए अमोनियम सल्फेट डाला जाता है, जो कि खाने का काम करता है। और यहाँ से पंप के द्वारा इसको इसमें भेज दिया जाता है, इस चैम्बर में, जो कि ये परिशोधक स्तंभ है। ये परिशोधक स्तंभ है, पंप के द्वारा भेज देते हैं। यहाँ से फिर ये विश्लेषक में जाता है। विश्लेषक में जाने के बाद यहाँ पे संघनित्र लगा हुआ है, जिसमें कि वो ठंडा होकर के 90% अल्कोहल प्राप्त हो जाती है और यहाँ से भाप बेची जा जाती है, जिससे कि वो गर्म रहे सारा का सारा और अभिक्रिया आसानी से हो जाता है। ये एथिल अल्कोहल निर्माण के किण्वन विधि का सचित्र है वर्णन, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। जीवधारियों की विभिन्न जातियों के उद्भव के संबंध में डार्विन के क्या विचार हैं? तो डार्विन का विचार पूर्णतः लिखना है आपको बच्चों। तो ये उत्तर है, डार्विन के प्रकृतिवाद वर्णवाद के अनुसार जीव विविधता अनुकूलन की वंशागतिकी तथा प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जातियों को निम्नलिखित चरणों में पैदा करते हैं। नंबर 1, अति उत्पादन क्षमता। तो जीवधारियों में इस संतान उत्पत्ति की अत्यधिक क्षमता होती है। कुछ जीवों में यह क्षमता करोड़ों अरबों तक होती है, परंतु वातावरण में परिवर्तन, रोग, भोजन, जल, वायु, प्रकाश के लिए प्रतियोगिता के कारण संख्या सीमित बनी रहती है। जीवन संघर्ष। अधिक संतानोत्पत्ति के बावजूद किसी सीमित क्षेत्र में भोजन, वायु, प्रकाश, जल की एक निश्चित मात्रा ही उपलब्ध रहती है। अतः ये नए उत्पादित जीवों में जीवन के लिए जरूरी चीजों के लिए आपस में संघर्ष होता है। यह संघर्ष एक जाति के सदस्यों के बीच दूसरी जाति से तथा वातावरणीय कारकों से भी होता है। नंबर 3 है विभिन्नताएं एवं आनुवांशिकता। एक ही जाति के जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताओं का अंतर को विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के दौरान विविध परिस्थितियों के अनुकूलन के कारण पैदा होती है। उपयोगी विभिन्नता वाले जीवों में अधिक सामर्थ्य होने के कारण उनका जीवन बना रहता है, जबकि अनुपयोगी विभिन्नताएं जीवों को क्रमशः समाप्त कर देती हैं। उपयोगी विभिन्नता वाले जीव अपना गुण संतति में पहुंचाते रहते हैं। इस वंशागति से ही नई जातियों का उद्भव होता है। सामर्थ्य का जीवत्य। जीवन संघर्ष में योग्यतम अर्थात उपयोगी विभिन्नताओं वाले जीव सफल होते हैं। प्राकृतिक इन जीवों का संरक्षण करती है तथा इन संतातियों में विभिन्नताएं एकत्र होती जाती हैं, जबकि जो जीव प्रकृति के अनुरूप और अनुकूल अपने आप को नहीं रख पाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। सामर्थ्य का जीवत्य तथा असमर्थ की मृत्यु को ही प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है। वातावरण के प्रति अनुकूलन। वातावरण निरंतर परिवर्तनशील है। इस परिवर्तन के
अनुकूल या अनुरूप जो जीव अपने आप को योग्य नहीं बना पाता है उसमें विकृतियां जन्म लेती हैं और वह नष्ट हो जाता है, जबकि जो जीव प्रकृति के अनुरूप योग्य बना रहता है वह जीवित रहता है। मीसोजोइक युग के विशालकाय सरीसृप का साम्राज्य वातावरण की बदलती परिस्थितियों के प्रति अपने आप को अनुकूल न बना पाने के कारण समाप्त हो गया। नई जातियों की उत्पत्ति। डार्विन के मतानुसार वातावरण के प्रति अनुकूलन से पैदा हुई विभिन्नताएं धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती जाती हैं, जिससे एक जाति के जीव अपने पूर्वजों से भिन्न होते जाते हैं। धीरे धीरे विभिन्नताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि नए जीव एक अलग जाति के रूप में बदल जाते हैं। समजात अंग से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो ये उत्तर है बच्चों, जंतुओं तथा जीवों के वे अंग या संरचनाएं जो रचना तथा उत्पत्ति में समानता रखते हैं लेकिन अलग अलग कार्य के कारण बाह्य रूप में अलग अलग दिखाई देते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। तथा अंगों की यह समानता समजातता यानी होमोलॉजी कहलाती है। मेंढक के अग्रपाद, सिलफ्लीपर, चमगादड़ के पंख, मनुष्य के हाथ, घोड़े के अग्रपाद तथा मोल के अग्रपाद समजात अंगों के उदाहरण हैं, क्योंकि ये समान अस्थियों ह्यूमरस, रेडियो, अन्ना, कार्पलस, मेटाकार्पलस तथा उंगलियों के बने होते हैं। धमनी एवं सिरा में कोई 4 अंतर लिखिए। तो सिरा और धमनी के अंतर निम्नलिखित हैं, जरा देखते हैं नंबर 1 नंबर 2 पे क्या क्या है। तो सबसे पहले ये धमनियां आ रही हैं, आर्टरीज बोलते हैं इसको, और ये सिराएं हैं जिसको वेन्स बोलते हैं। चलिए नंबर 1 देखते हैं। ये रुधिर को हृदय से ऊतकों तक ले जाती हैं और ये रुधिर को ऊतकों से हृदय तक लाती हैं। नंबर 2 है ये धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, केवल फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। इनमें अशुद्ध रक्त होता है, केवल फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त होता है। नंबर 3 इसमें रुधिर झटके के साथ बहता है, जिससे रुधिर का दबाव अधिक होता है। इनमें रुधिर धीरे धीरे बहता है और जिससे रुधिर का दबाव कम होता है। नंबर 4 है इनकी भित्तियां मोटी तथा लचीली होती हैं और इनकी भित्तियां पतली व कम लचीली होती हैं और जीवन की मृत्यु के पश्चात ये खाली हो जाती हैं। जीवन की मृत्यु के पश्चात इनमें रक्त रहता है। नंबर ये है ये शरीर में गहराई में स्थित होती हैं और ये शरीर की ऊपरी सतह के पास स्थित होती हैं। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में कोई 4 अंतर लिखिए। तो उत्तर है ये देखो, इसका अंतर दे रहे हैं। तो श्वसन है ये, श्वासोच्छ्वास है। तो नंबर 1 है श्वसन एक जैविक रासायनिक क्रिया है, यह एक यांत्रिक क्रिया है। नंबर 2 है ये इसके द्वारा भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण किया जाता है और इसके द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर व कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है। इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है जो एटीपी के रूप में संचित की जाती है। इसमें ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। नंबर 4 श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर होती है और श्वासोच्छ्वास की क्रिया कोशिका के बाहर होती है। और नंबर 5 है इस क्रिया में प्रकीर्णों यानी एंजाइम की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में प्रकीर्णों या एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। गोलीय दर्पण के लिए निम्न को परिभाषित कीजिए। चलिए देखते हैं। नंबर 1 है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव, द्वारक, मुख्य अक्ष, फोकस और फोकस दूरी। लगभग सारी चीजें आपसे मान ली गई हैं। तो चलते हैं। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये ध्रुव है जिस गोले से बनाया गया है वो वक्रता केंद्र है और ये जो लाइन खींची गई वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली ये मुख्य अक्ष है और ये द्वारक है जो यहाँ से लेकर के नीचे तक दिखाई दे रहा है। ए से लेकर बी तक, ए पी बी पूरा द्वारक होता है। और इसी प्रकार इसमें भी ये देखो ये ध्रुव है आपका और ये वक्रता केंद्र है और इनको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई और ये ए से लेकर पी बी तक इसको द्वारक बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या परिभाषा यहाँ उत्तर है। नंबर 1 वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है वह उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव।
गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। द्वारक गोलीय दर्पण की वृत्तीय नेमी यानी रिंग, सर्कुलर रिंग जो है, के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसमें देखो ये C और P दिखाई दी है, इसमें P और C दिखाई दी, ये मुख्य अक्ष है। तो ये दोनों रेखाएं, ये मुख्य अक्ष देखो यहाँ पे, ये है मुख्य अक्ष। फोकस देखिए क्या है। दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह दर्पण का फोकस कहलाता है। चलो चित्र में जरा देख लेते हैं ये किस तरह से दिया हुआ है। ये रहा आपका, ये अवतल दर्पण है बच्चों, अवतल दर्पण। इधर पॉलिश इसमें इस तरफ लगी होती है, तो पॉलिश आप लोग बना लेंगे। ये आपकी जो किरण जो आपतित हो रही है वो सारी की सारी समांतर है और परावर्तन के पश्चात ये जाकर के बिंदु पे एक जगह जाके मिल जा रही है। तो यहाँ पे ये जो मिल रही है इसी को हम फोकस कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है इसमें ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में पॉलिश इस तरफ होती है। अब इसमें क्या करते हैं, ये आपतित किरण होती है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होती है और अपवर्तन के पश्चात ऐसा लगता है कि यहाँ पर मिलती है। तो पीछे की बच्चों लाइनें डॉटेड खींचना, ये जो लाइनें आ रही हैं ये डॉटेड खींचनी होती है। ये सारी लाइनें डॉटेड होती हैं बच्चों। और ये क्या हो रही है, ये परावर्तन के पश्चात ये चली जा रही है इस दिशा में, लेकिन पीछे की ओर मिलाने पर जाकर के ये मिलती हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, ये डॉटेड लाइन खींचेंगे आप लोग, तो ये यहाँ पर क्या होगा, फोकस प्राप्त होता है। निम्न के बारे में लिखिए। तो नंबर 1 है क्रांति कोण, फिर नंबर 2 है अपवर्तन, फिर आभासी प्रतिबिंब के गुण और हीरे का अपवर्तनांक और दर्पण है। चलिए देखते हैं एक एक उत्तर की तरफ। तो सबसे पहले क्रांति कोण की बात करते हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के उस मान को जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है क्रांति कोण कहलाता है। क्रांति कोण प्रकाश किरण के माध्यम पर निर्भर करता है। अपवर्तन देखते हैं क्या है। जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब के गुण। नंबर 1, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। नंबर 2, यह प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। अब है हीरे का अपवर्तनांक। किसी माध्यम में प्रकाश कितनी तेजी या धीमी गति से गमन कर रहा है इसका आभास हमें पदार्थ का अपवर्तनांक कराता है। अधिक अपवर्तनांक वाले पदार्थ में प्रकाश की चाल कम होती है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, अर्थात उससे हीरे की प्रकाश की चाल पता चली है। दर्पण देखिए वे सतहें जो अपने पर आपतित होने वाले संपूर्ण प्रकाश का उसी माध्यम में परावर्तन कर दें दर्पण कहलाती हैं। दर्पण कांच के एक पृष्ठ पर मरकरी, सिल्वर, टिन की पॉलिश करके दर्पण बनाया जाता है। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण। निम्न को परिभाषित कीजिए। तो पहला नंबर 1 आता है फ्यूज, फिर विद्युत धारा, फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विभव और विद्युत शक्ति। चलिए देखिए एक एक को करते हैं। तो सबसे पहले विद्युत फ्यूज को लेते हैं। यह तांबा, टिन, सीसा के मिश्र धातु से बने तार होते हैं जिनका गलनांक कम होता है। इसे विद्युत परिपथ में लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है जिससे परिपथ के तारों के लघु पतित हो जाने अथवा वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण सीमा से अधिक धारा बहने पर वह पिघलकर टूट जाता है जिससे परिपथ में लगे उपकरण सुरक्षित रहते हैं, नहीं तो सारे उपकरण खराब हो जाएंगे। अगला है विद्युत धारा का। जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पियर कहलाती है तथा आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अर्थात क्या है, 1 एम्पियर बराबर
1 कूलम और बटे सेकेंड। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? विद्युत चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षित गति होती है तो कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विभव किसी चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा अथवा प्रवाहित आवेश की दर को उस चालक का विभव कहते हैं। इसे SI मात्रक इसका वोल्ट होता है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। विद्युत उपकरण की विद्युत शक्ति किसी विद्युत उपकरण में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड से धातु के अपचयन की रासायनिक प्रक्रिया समझाइए। तो देखिए बच्चों, ये उत्तर है इसका। अयस्कों के ऑक्साइड में परिवर्तन के पश्चात धातुओं के ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। धातु ऑक्साइड को अपचायक तथा गालक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, तब धातु द्रव्य अवस्था में प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को हम प्रगलन कहते हैं या स्मेल्टिंग यानी गलना कहते हैं। गालक सरलता से न पिघलने वाली अशुद्धियों को हटाने में सहायता प्रदान करते हैं। प्रगलन प्रक्रिया 2 प्रकार से की जाती है। चलो देखते हैं क्या है ये। तो नंबर 1 है कार्बन अपचयन विधि। तो कार्बन रिडक्शन मेथड से भर्जित या निष्पादित अयस्क को कोक या कार्बन के साथ वात्या भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस में उच्च ताप कौन सा 700 से लेकर 1800 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है, जिससे धातु अपचयित होकर पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है। नंबर 2 है रासायनिक अपचयन विधि। क्या होता है इसमें? सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण से विलयन से विस्थापित कर देती है। इस सिद्धांत का उपयोग कर विस्थापन विधि द्वारा धातु को पृथक किया जाता है। हमने पूर्व में देखा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन से आयरन या जिंक चूर्ण डालने पर कॉपर अवक्षेपित हो जाती है। जैसे यहाँ कॉपर सल्फेट है, आयरन दिया है, तो फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट को अलग हो जाता है। ऐसे कॉपर सल्फेट में जिंक डाल दें तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर इसमें से अलग हो जाता है। इस विधि से हम कॉपर को अलग कर सकते हैं। अगला है कारण बताइए। हीलियम नंबर 1 सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम धातुओं को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? तो ये उत्तर है। तो अधिक सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम ऑक्सीजन के साथ शीघ्रता से क्रिया करती है। खुले में रखने से ये हवा की ऑक्सीजन में अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं, इसलिए इनका ऑक्सीजन से संपर्क रोकने के लिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम के ऑक्साइड जल में घुल करके क्षार बना देते हैं। तो यह Na2O सॉलिड है, ये H2O है और ये NaOH एक्वा सॉल्यूशन बन जाता है। चलो दूसरा देखते हैं क्या है। एल्युमिनियम एक सक्रिय धातु है, फिर भी इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। तीसरा है कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए उसे ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। एल्युमिनियम अन्य धातुओं की तुलना में सस्ता है, बर्तन निर्माण आसानी से किया जा सकता है तथा यह जंगरोधी हो जाता है क्योंकि इसकी सतह पर ऑक्साइड की परत जम जाती है तथा ऊष्मा का चालक है। जबकि नंबर 3 है कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए उसे ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है क्योंकि इससे अशुद्धियां वाष्पित हो जाती हैं, जिससे धातु के यौगिक के अपचयन में सरलता होती है। मनुष्य के आहार नाल का सचित्र विवरण लिखिए। तो ये उत्तर है बच्चों। मनुष्य के मुख से गुदा तक का एक नली पाई जाती है, इसे आहार नाल कहते हैं। इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित है। नंबर 1 मुख गुहा, जो 2 जबड़ों ऊपर व नीचे के बीच तालु, जीवा व दांत की रचनाओं के साथ भोजन का अंतर्ग्रहण वाला भाग है ये। नंबर 2 है ग्रसनी यानी कि पेरेनिक्स, मुख गुहा आगे की ओर फनल के आकार की गुहा में खुलती है जिससे ग्रसनी कहते हैं। यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका है।
नंबर 3 है ग्रासनी यानी ओसोफेगस। ग्रासनी लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है। यह ग्रासनी को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। इनकी दीवारों में श्लेष्मा का श्रवण होता है। श्लेष्मा की उपस्थिति से भोजन आसानी से अमाशय तक सरक कर पहुंच जाता है। नंबर 4 है अमाशय यानी स्टोमक। क्या होता है? यह आहार नाल की सबसे चौड़ी थैलीनुमा संरचना होती है। इनकी दीवारों में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनके द्वारा स्रावित जठर रस में प्रोटीन, पाचक एंजाइम, पेप्सिन व रेनिन के साथ साथ जठर म्यूसिन भी पाया जाता है। इसमें एचसीएल के उत्पादन के द्वारा भोजन के हानिकारक सूक्ष्म जीवों का विनाश भी करता है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। अमाशय में आंशिक रूप से पचित भोजन एक संकरी नली में जाता है। इसे छोटी आंत कहते हैं। इसकी लंबाई करीब 6.5 मीटर होती है। आंत में निम्न भाग पाए जाते हैं। नंबर 1 है ग्रहणी यानी कि डोडनम। यह यू आकार की होती है जो करीब 20 सेंटीमीटर लंबी संरचना वाली नलिका में पित्त वाहिनी तथा अग्नाशयी नलिका संयुक्त रूप से खुलती है। मनुष्य के पाचन अंग ये दिखाई दिया यहाँ पे। ये मुख्य गुहा है, ये मुख है इसका, और ये पैरोटाइट ग्रंथि है ऊपर, और ये ग्रसनी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। और बाकी क्या है? अधोजंभ है और अधोजीवा ग्रंथि है यहाँ पर। चलिए इसके बाद ये यकृत दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये यकृत है। और इसके बाद यहीं पे पित्ताशय की थैली ये दिखाई दे रही है आपको, पित्ताशय है। फिर ग्रहणी जो होती है वो यहाँ होती है, ये देखो यहाँ पे दिख रही है। और अनुप्रस्थ आंत जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। और आरोही बृहंत जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है यानी असेंडिंग कोलोन। और क्षुद्रांत इलियम ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। चलिए ये सीकम ये इस जगह पे दिख रहा है। और कृमि रूप परिशेषिका यानी कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिया हुआ है। और ये मलाशय है यहाँ पर, ये रेक्टम बोलते हैं इसको। ये अवरोही बृहदंत है ये। और जेजूनम है यहाँ पे, ये दिया हुआ है। और ये अग्नाशय होता है ये। और ये अमाशय आपको दिखाई दे रहा है ये। और ग्रासनी है जो ऊपर से नीचे आ रही होती है। तो ये सचित्र है, इसका वर्णन आप कर लेंगे। इतने अंगों का वर्णन इसमें करना होता है। चलते हैं आगे की ओर। इलियम बताया था, यह छोटी आंत का पिछला भाग है जिसकी लंबाई करीब 5.5 मीटर होती है। इसमें उंगली के समान प्रवर्धन पाए जाते हैं जिन्हें वलाई या सूक्ष्म अंकुर कहते हैं। इनके द्वारा पाचित भोजन का अवशोषण होता है। नंबर 7 आता है बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम एक लंबी नली में खुलती है जिसकी करीब 1.5 मीटर लंबी होती है, जिससे बड़ी आंत कहते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। नंबर 1 सीकर, नंबर 2 कोलन, नंबर 3 मलाशय या रेक्टम बोलते हैं। बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय कहलाते हैं जिसमें अनपचे भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों का वर्णन चित्र तथा कार्य सहित उत्तर यानी कार्य सहित आपको करना है इसमें। तो देखते हैं उसमें क्या है। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं बच्चों। नंबर 1 है अग्र मस्तिष्क। तो यह मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 है प्रमस्तिष्क बोलते हैं, यह 2 गोलार्धों का बना होता है। नंबर बी है इसका डायनसेफेनान। तो यह भाग में पीयूष ग्रंथि होती है। और कार्य क्या आता है? अग्र मस्तिष्क के ग्रहण पिंड सुगंध का बोध कराता है। यह मनुष्य की बुद्धि, स्मृति, चेतना का केंद्र माना जाता है। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? यह मस्तिष्क के मध्य का भाग होता है और इसको दृष्टि पिंड भी कहा जाता है। कार्य क्या है? यह भाग दृष्टि वस्तुओं के प्रतिबिंब की पहचान के साथ नियंत्रण भी करता है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या चीज है? ये कार्पस कैलोमस है और ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध है आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और ये मस्तिष्क गुहा है जो यहाँ पे दिख रही है आपको। और पीयूष ग्रंथि या इनफुंडबुलम कहते हैं इसको, ये है यहाँ पे। और ये पोना है इस जगह पे दिया हुआ है। और मेड्यूला
ऑब्लोगेटा यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेरी रज्जु यहाँ पे दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, जो पूरे को संभाले रखती है, और सेरिबेलम है यहाँ पे, और ये मध्य मस्तिष्क आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमस होता है, जो कि इस जगह पे होता है। तो ये मानव मस्तिष्क का चित्र है बच्चों, चित्र आप लोग बना लेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पश्च मस्तिष्क की तरफ। यह दो भाग से मिलकर बना होता है। नंबर 1 है अनुमस्तिष्क, यह मध्य मस्तिष्क के नीचे स्थित चपटा भाग है। नंबर 2 मेडुला ऑब्लोगेटा है, यह आगे से चौड़ा व पीछे से पतला होता है। कार्य क्या होता है, शरीर में संतुलन स्थापित रखना और सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और यहाँ पर बेल आइकन को भी आप दबा लेंगे, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।